हमारा गायनी का डिपार्टमेंट है उसका सबसे ज़्यादा जो क्रॉस इंटरेक्शन है वो मेडिसिन की जो भी स्पेशलिटीज़ हैं उनमें कहीं जो शुरू की 1-2 स्पेशल उनमें सबसे ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर, चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओवरलैप कर रही होती हैं और उसमें कई दफ़ा ये है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट मैनेजमेंट वाइज उसमें पेशेंट में दोनों आ जाते हैं, मैटरनल फीटल, जब ऑब्स्टेटिकल केसेस की बात हो रही होती है, पेशेंट मैनेजमेंट वाइज, लीगल मैनेजमेंट वाइज और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाइज बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको हमें एमिकेबली डील करने के लिए हमें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। और कार्डियोलॉजी या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का चूँकि ओवरऑल प्रेवलेंस बीमारी की ज़्यादा है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की, और चूँकि यहाँ हमारा टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है पेशेंट्स का जो गायनिकोलॉजिकल या ऑब्स्टेटिकल पेशेंट्स हैं, इसलिए फिर ये डिपार्टमेंट्स का इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 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 हमारे नॉलेज में अच्छी होनी चाहिए ताकि ये कि हम इन सारे जो ये जितने भी पिटफॉल्स हैं, जितने भी कैचेस हैं, उनमें से उनको एमिकेबली डील कर सकें। ये एक लंबी लिस्ट है, ये 2018 की गाइडलाइंस हैं मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टाइम शॉर्ट तो ऐसा सच नहीं था, मैं चूँकि थोड़ा सा ओवर ऑक्यूपाइड हूँ, ओवर बिजी हूँ, इसलिए मैं इसको कोई कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा इसकी नहीं कर सका, लेकिन ये जिस्ट हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की मैनेजमेंट का इन प्रेगनेंसी, जो कि ऑब्स्टेटिकल भी उसमें आ जाएंगे और गायनिकोलॉजिकल मैटर्स भी सारे उसमें आ जाएंगे। ये हमारी जो कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस हैं उसमें अमेरिकन और यूरोपियन गाइडलाइंस दोनों हम फॉलो करते हैं, और इसका मैं आपको हैंड आउट या इसकी कोई इसमें कॉपी इसमें रख दी हुई है, आप लोग इसमें से अगर कराना चाहेंगे तो बाद में तसल्ली से बैठ के पढ़ लें। ये एक लंबी लिस्ट है ऑथर्स की, इसमें मेरा नाम नहीं है, तो इनफैक्ट दूसरे पेज पे आना था वो आगे चला गया। अच्छा चलें, क्लास ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना, मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाता, बहरहाल आप क्लास 1 और 2 का जहन में रखें। क्लास 1 रिकमेंडेशन से मुराद वो गाइडलाइन या वो डायरेक्शन है जो हमने करनी ही करनी है। तो क्लास 1 का मतलब ये है कि आपने ये काम लाजमी करना है। क्लास 2A का मतलब है ये काम करें तो बेहतर है, और क्लास 2B का मतलब है किया जा सकता है, और क्लास 3 का मतलब है कि ये काम नहीं करना। तो ये मतलब ये जो लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई है शायद आपकी नज़र से पहले भी कभी गुजरी हो, लेकिन इसका मतलब यही होता है क्लास 1 क्लास 2 है। कलर कोडिंग भी साथ की हुई है, इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेवल ऑफ एविडेंस है A, B और C गाइडलाइंस का होता है। A लेवल का मतलब ये होता है कि किसी पे इंटरनेशनल 2 लैंडमार्क ट्रायल्स आ चुके हुए हों और उससे वो प्रूवन हो। क्लास B लेवल ऑफ एविडेंस B का मतलब है कि कम से कम एक लैंडमार्क ट्रायल उस पर आ चुका हो, और लेवल ऑफ एविडेंस C का मतलब ये होता है कि उस पर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन हो उस पर, लेकिन ये कि कोई ट्रायल ना हुआ उसमें। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्रेडिक्टर्स ऑफ मैटरनल एंड यूनिटल इवेंट्स। ये 2 स्लाइड्स हैं, बेसिकली ये आगे भी कंटिन्यू होगी कि ये ऑब्स्टेटिकल पेशेंट से रिलेटेड है कि क्या इवेंट्स हैं मैटरनल कार्डियोवास्कुलर जो कि इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स हैं मैटरनल वेलबीइंग या मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए, या प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन या मैटरनल मॉर्बिडिटी के लिए। तो उसमें मैटरनल भी हैं और कुछ नियोनेटल भी हैं। मैटरनल कार्डियोवास्कुलर इवेंट से उसमें ये है कि प्रीवियस को कार्डियक इवेंट हो चुका हुआ हो, जिसमें कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज हुई हो, पेशेंट को कोई भी कार्डियोवास्कुलर इवेंट हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, कोई पेरिफेरल एम्बोलिक फिनोमिना हुआ है, कोई ट्रांजिट इस्केमिक अटैक हुआ हो, या हार्ट फेलियर का पेशेंट हो। NYHA क्लास 3-4 का मतलब आप लोग समझते हैं। क्लास 3-4 का मतलब क्या होगा? क्लास 1 का मतलब ये है कि नो लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, आप अपने सारे काम, मदर जो है ना वो सारे काम कर रही है, ये क्लास 1 होती है। क्लास 2 का मतलब है कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी से ज़्यादा परफॉर्म करने पे सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, मोर देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी पे। क्लास 3 का मतलब है ऑर्डिनरी एक्टिविटी पे सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, और क्लास 4 का मतलब ये होता है कि रेस्टिंग सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है वो सब फीमेल्स को पता होती है अपनी रूटीन में क्या काम वाम करते हैं, उससे अगर ज़्यादा करने पे वो सिम्टोमेटिक हो जाए, कोई भी सिम्टम्स हो, डिस्निया हो, एंजाइना, चेस्ट पेन, कुछ भी आना शुरू हो जाए, तो उसको क्लास 2 कहेंगे। तो क्लास 3 और क्लास 4 NYHA में जो होगा, NYHA का मतलब है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन। तो क्लास 3 और 4 के जो सिम्टम्स की जो पेशेंट्स हैं वो मैटरनल कार्डियोवास्कुलर इवेंट की प्रेडिक्टर होती हैं। ऑब्वियसली मतलब आप समझ गए होंगे कि क्लास 3 का मतलब है कि वो कहती है जी मैं कपड़े पहनने लगती हूँ तो मैं डिस्निया हो जाता है, ये लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। ऑर्डिनरी एक्टिविटी है कि रूटीन में वो कपड़े अपने धो रही थी, तो वो कपड़े धोने पर उसको अब डिस्निया शुरू हो गया,
लेस देन ऑर्डिनरी है कि वो कहती है कि मैं नहाने लगती हूँ, मैं कपड़े पहनने लगती हूँ तो मुझे डिस्निया शुरू हो जाता है। ये क्लास 3 है। और क्लास 4 का मतलब है उसको बैठे बैठे ही उसको डिस्निया या कोई भी सिम्टम उसको चले जा रही है, तो क्लास 3 और 4 में होगी। लेफ्ट हार्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो है, अच्छा एक चीज ये याद रखें कि ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स जो हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन से मुराद ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल की आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल की आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी एओर्टिक वाल्व से, राइट वेंट्रिकल की आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होगी पल्मोनरी वाल्व से। ये आउटफ्लो वाल्व्स हैं, तो उनकी ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा मैनेजमेंट वाइज इश्यूज पैदा करती हैं। तो लेफ्ट हार्ट की ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स हों, माइल्ड लीजन्स हमें कुछ नहीं कहती, मॉडरेट या मॉडरेट से ज़्यादा अगर लीजन्स हों तो वो इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स हो सकती हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन बेस लाइन अगर कम हो 40% या 40% से कम हो तो ये भी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और रिड्यूस पल्मोनरी वेंट्रिकुलर फंक्शन का मतलब है कि राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो। 40% का मतलब जो ऊपर का, यूजुअली जब ये टर्म यूज की जाती है कि 40% है, 40% से मुराद होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन, राइट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन नहीं होता, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है। तो राइट वेंट्रिकल के लिए हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं टेप्सी, ये खैर आपके काम की नहीं है। बहरहाल रिड्यूस लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक फंक्शन हो तो ये मैटरनल रिस्क फैक्टर में होगा। मकसद कहने का ये है कि ये वो पेशेंट्स हैं जिनको आपने एज रूटीन पेशेंट डील नहीं करना, ये आपके हाई रिस्क पेशेंट्स होंगे। इसी तरह वेल्वुलर रिगर्जिटेशंस हो मॉडरेट टू सिवियर, अगर सिस्टेमिक एवी वेल्व यानी कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड, माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व की रिगर्जिटेंट्स लीजन्स या एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व की ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स जो हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इसी तरह पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर अगर ज़्यादा है, वो उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर हम आम तौर पर इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं। आप लोग एको की रिपोर्ट्स देखते रहते हैं, उसमें बहुत सारी रीजंस हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन की, लंग से रिलेटेड हैं, हार्ट से रिलेटेड हैं, सिस्टेमिक डिजीजेज हैं जिनमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। हार्ट में भी कंजेनिटल डिजीजेज हैं जैसे कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हैं, ये सारे पल्मोनरी हाइपरटेंशन करते हैं। और अगर साइनोटिक हार्ट डिजीज होगी, साइनोटिक हार्ट डिजीज, साइनोसिस से मतलब ये लेंगे कि रूम एयर पे 90% से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी। कोई साइनोटिक हार्ट डिजीज का नाम ले सकते हैं आप लोग? कोई साइनोटिक हार्ट डिजीज? वेरी गुड, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट्स है, मोस्ट कॉमन डिजीज यही है। हमारे पास पेशेंट्स आते भी रहते हैं, वो हमारे लिए कई दफ़ा फिर प्रॉब्लम भी होती है उनको मैनेज करने में। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट्स जो है ना मोस्ट कॉमन डिजीज है, कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज। कार्डिक मेडिकेशन बिफोर प्रेगनेंसी, यानी कि अगर वो प्रेगनेंसी से पहले ऑब्वियसली उसको कार्डिक इलनेस चल रही थी जब भी, तो वो कार्डिक मेडिकेशन ले रही होगी, तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट लेंगे। अच्छा, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है नेट्रोलिटिक पेप्टाइड्स, ये आप लोग देखते हैं हम टेस्ट वेस्ट करवा रहे होते हैं इसके भी, हम इसको BNP कहते हैं। इसके आगे कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जिसको प्रो BNP और एंटी प्रो BNP कहा जाता है। तो एंटी प्रो BNP लेवल्स अगर बेसलाइन ज़्यादा होंगे तो वो इंपॉर्टेंट होंगे। स्मोकिंग हिस्ट्री है, अगर मैकेनिकल प्रोस्थेसिस डले हुए वेल्वुलर, वो इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर उसकी कोई कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज थी, वो रिपेयर्ड है या अनरिपेयर्ड है। ये थे मैटरनल फैक्टर्स जो थे। अब हम नियोनेटल फैक्टर्स में देखते हैं कि जो प्रेडिक्टर्स ऑफ नियोनेटल इवेंट्स, यानी कि जो नियोनेट्स पे ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। ये तो वो चीज़ें थी जो मैटरनल मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी बढ़ाएंगी, पेरी प्रोसीजरल। तो जो नियोनेटल इवेंट्स को बढ़ाएंगी चीज़ें वो क्या क्या हैं, उसमें वो अगेन वही बात है कि NYHA 3 और 4 और सनोसिस ड्यूरिंग बेसलाइन, यानी कि ये मैटरनल अगर होगी, मैटरनल मदर को होगी, मैटरनल लेफ्ट हार्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो, स्मोकिंग करती रही है प्रेगनेंसी में, अगर मैटरनल वही साइनोटिक हार्ट मदर अगर साइनोस है, सैचुरेशन उसकी 90 से कम है रूम एयर पे, मल्टीपल जेस्टेशंस हैं, यूज ऑफ एंटीकोगुलेशन थ्रू आउट प्रेगनेंसी अगर उसको रही है, आपको पता है फीटल हेमरेजेस, प्लेसेंटल हेमरेजेस, उसके बाद वो ड्रग इंड्यूस जो भी उनके कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंटीकोगुलेशंस अगर ले रही हैं वो उनके अपने हैजर्ड आना शुरू हो जाएंगे। तो वो अगर एंटीकोगुलेशन प्रेगनेंसी में ले रही हैं तो वो इट्स अ नियोनेटल रिस्क फैक्टर मोर देन मैटरनल रिस्क फैक्टर। तो मैकेनिकल वाल्व प्रोस्थेसिस, अगेन चूंकि मैकेनिकल वाल्व डला हुआ है मदर को, तो ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैकेनिकल वाल्व अगर उसको डला हुआ है तो ज़ाहिर एंटीकोगुलेशन लेनी पड़ेगी, वो पहले भी बात हो चुकी है। मैटरनल कार्डिक इवेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैटरनल अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कार्डिक इवेंट हो गया है, उसको माइकोर्डियल इंफेक्शन हो गई भी है, या कोई एरिथमियाज उसको हो गए हैं जिसकी वजह से एडमिट होना पड़ गया है, या उसको कोई कोई सीवियर किस्म का कोई PIH, कोई एक्लैम्शिया टाइप का इवेंट हो गया हुआ है, या फिर कुछ भी उसको कार्डिक इवेंट हुआ है, मैटरनल डिक्लाइन इन कार्डिक आउटपुट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एबनॉर्मल यूट्रोप्लेसेंटल डॉपलर फ्लो।
जनरल रिकमेंडेशन जो है ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग मैटरनल कार्डियक इलनेस होगी। आपने किसी भी पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर जो उसकी आपने जो शुरू में उसकी को काउंसलिंग वगैरह करनी है या जो चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, उसमें क्या क्या आप देखेंगे। प्री प्रेगनेंसी रिस्क असेसमेंट ज़रूरी है। अगर उसको कोई सस्पेक्टेड उसको हार्ट डिजीज़ है, कंजेनिटल या एक्वायर्ड या डॉक्यूमेंटेड हार्ट डिजीज़ है, तो आपने उसकी रिस्क असेसमेंट ज़रूर करवानी है प्री प्रेगनेंसी। आपके पास एंटीनेटल के लिए आई है या कुछ आजकल लोग बहुत ज़्यादा उनको अवेयरनेस बढ़ गई भी है, तो वो प्री प्रेगनेंसी भी विजिट्स करते हैं कि वी वांट टू कंसीव, वी वांट टू एक्सटेंड आवर फैमिली। तो उससे रिलेटेड फिर वो आपसे एडवाइस लेने के लिए आएंगे। तब आप देखेंगे कि उसको कोई नोन, कोई सस्पेक्टेड तो नहीं है, कोई फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं चल रही कि फेलोज टेट्रोलॉजी वगैरह की कोई हिस्ट्री हो या कोई कंजेनिटल, जिससे कि चांसेस हों कि इस पेशेंट को या इस मदर को भी कोई अनडिटेक्टेड हार्ट डिजीज ना चल रही हो। तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। It is recommended to perform risk assessment in all women with cardiac diseases of childbearing age. अगर कार्डिक डिजीज नोन है तो भी रिस्क फैक्टर असेसमेंट करेंगे। हाई रिस्क पेशेंट्स को स्पेशलाइज सेंटर्स में, मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर्स की तरफ रेफर कर देंगे आप। अगर आप पेरिफेरी में या कोई सबर्ब्स में बैठे हुए क्लिनिक कर रहे हैं तो फिर आप उनको गाइड करेंगे कि आप अपना जो भी होगा वहाँ पे कराएं। और अगर यहाँ पर आएंगे तो fetal echocardiography by experienced specialist is recommended when there is an elevated risk of fetal abnormalities. अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एकोकार्डियोग्राफी इज रिकमेंडेड इन एनी प्रेग्नेंट पेशेंट विद अनएक्सप्लेन्ड और न्यू कार्डियोवास्कुलर साइन और सिम्टम्स। आजकल जो सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं उसमें हमने देखा ये है कि कई दफ़ा हम ओवर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं पेशेंट्स को। उसमें हमारा जो एक्सपीरियंस ये है, अभी तक हमारे कुछ जो भी यहाँ पे हमने देखे हैं, कुछ केसेस में हमें ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। ओवर इन्वेस्टिगेट करवा लेने में कोई हर्ज नहीं होता, बजाय इसके कि बाद में आपको आंसरेबल होना पड़े कि ये आपने पहले इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करवाया था। उसमें कई दफ़ा कुछ छोटी सी इन्वेस्टिगेशन होती है, इवन ईसीजी लेवल की जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी हम मिस कर जाते हैं, और वो बाद में हमारे लिए फिर सरदर्दी बनी हुई होती है कि ये क्यों नहीं करवाया था, वो क्यों। तो किसी भी पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड और न्यू कार्डियोवास्कुलर साइन सिम्टम्स होंगी तो उसकी एको जरूर कराएंगे। If cardiac surgery is to be performed after 24 weeks and before 37 weeks of gestation, then steroids मदर को देंगे ताकि कि वो मेच्योरिटी उसकी जो है ना जल्दी अचीव कर लें। Vaginal delivery is recommended as the first choice in most patients for most important exceptions. कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें आप बाय चॉइस जो है वो जाएंगे टुवर्ड्स सिजेरियन सेक्शन, लेकिन जनरली फ्रॉम कार्डिक स्टैंड पॉइंट हमारी जो एडवाइस यही है कि जो वेजाइनल डिलीवरी है उसको प्रेफर किया जाए। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो आगे कहीं आती हैं डिस्कशन में, तो उसको फिर देखते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर शुड बी कंसीडर्ड एट 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इन ऑल वुमेन विद कार्डिक डिजीजेस। तो कार्डिक डिजीजेस अगर होंगी तो बहुत ज़्यादा उसको प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे प्रेगनेंसी को, और 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे उसको कर देंगे। जेनेटिक काउंसलिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चूँकि रेडिएशन हमारी कोशिश होगी उसको अवॉइड किया जाए, बहरहाल हम करवा भी सकते हैं उसमें। तो एमआरआई सेफ है, मैटरनल एमआरआई और फीटल जो है ना वो दोनों के लिए, मदर और फीटस के लिए एमआरआई सेफ है। तो एमआरआई विदाउट गैडोलिनियम जो कंट्रास्ट यूज होता है उसमें शुड बी कंसीडर्ड इफ एकोकार्डियोग्राफी इज इनसफिशिएंट फॉर अ डायग्नोसिस। चूँकि कई दफ़ा प्रेगनेंसी के दौरान अगर मिड प्रेगनेंसी में स्पेशली प्रॉब्लम हो रही होती है, उसमें चूँकि एनाटॉमिकल लैंडमार्क चेंज हो जाते हैं तो हमें एकोकार्डियोग्राफी पे चीज़ें असेस नहीं हो रही होती डायफ्राम की मूवमेंट्स की वजह से, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से। तो और मतलब है कि ओवर हीमोडायनामिकली जो कि हार्ट चूँकि थोड़ी सी कार्डिक आउटपुट वगैरह बढ़ जाती है तो हमें सही पिक्चर नहीं नज़र आ रही होती, तो हम ये करते हैं। तो उसमें फिर एको अगर आपको हेल्प ना कर रही हो तो आप एमआरआई की तरफ जा सकते हैं। इन पेशेंट विद सीवियर हाइपरटेंशन, ऑब्वियसली ये वो सारे हाइपरटेंसिव होंगे जिनको प्री एक्सिस्टिंग होगी या प्रेगनेंसी इंड्यूस या सुपर इम्पोज हाइपरटेंशन होगी। वेजाइनल डिलीवरी विद एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड इलेक्टिव instrumental delivery should be considered. Delivery before necessary surgery should be considered when gestational age is more than 26 weeks. Cesarean delivery should be considered for obstetrical indications for patients with dilatation of the ascending aorta. ये वो कंडीशन है जो मैं आपको कह रहा था कि जिनमें आप बाय चॉइस जो है वो करेंगे कि मदर को एक्सर्ट ना करवाने दिया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि उसमें फिर ये हैजर्ड्स होंगे। तो मार्फेनॉइड अगर फीचर्स हैं और उसमें सेंडिंग एओर्टा मोर देन 45 मिलीमीटर का हो गया, ऑब्वियसली वो एओर्टिक डिसेक्शन या एओर्टिक रप्चर का फिर उसमें रिस्क होगा।
सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस होगी, उसमें सिनकपी होने का रिस्क है मदर को, सीवियर यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगी, प्री टर्म लेबर वाइल बीइंग ऑन ओरल एंटीकोगुलेंट्स, अगर ओरल एंटीकोगुलेंट्स पर होंगी और प्री टर्म लेबर अगर आप उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये होगा कि चूँकि एक आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब तक आपने इंडक्शन करनी है और एक लंबा चौड़ा काम एक वो, तो उसमें तो आप अपने पेशेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम मार्जिन है, एक प्लान आप डिलीवरी करना चाह रहे हैं, उसमें यह है कि आप उसकी एंटीकोगुलेशन रोक देंगे, आप उसका आईएनआर चेक करवा लेंगे, उसको एफएफपी लगा देंगे, अलापला जो भी आपने लंबा चौड़ा काम करना है, या आप उसको स्विच करना है दूसरी एंटीकोगुलेशन पे। लेकिन अगर प्री टर्म है, कोई इमरजेंसी प्रोसीजर करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर ये करेंगे आप। और आइजनमेंगर का नाम सुना है आप लोगों ने? आइजनमेंगर एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज कोई भी हो, कंजेनिटल जिसमें इंट्राकार्डिक शंट हो, फॉर एग्जांपल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, या कुछ भी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो, कोई भी इंट्राकार्डिक या एक्स्ट्राकार्डिक शंट हो। आमतौर पर जब भी शंट्स होती हैं तो ब्लड का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल फ्लो जाता है। जब ये फ्लो रिवर्स हो जाता है उसको आइजनमेंगर कहेंगे। तो आइजनमेंगर की पेशेंट अगर आपके पास वैसे आ जाती है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए, तो आप उसको मना कर देंगे, आपने कंसीव नहीं करना, क्योंकि उसके बाद मैटरनल इतना ज़्यादा उसकी मोर देन 50% उसका मैटरनल मोर्टेलिटी उसमें रिस्क है। आइजनमेंगर हमारे साथ यहाँ पे 2 पेशेंट्स हम दे चुके हैं, एक वी कुड नॉट सेव हर, एक की तो डेथ हो गई थी, और बाकी 2 पेशेंट्स और थे हमने वो किए थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, बल्कि कुछ दिन पहले हमने एक की कार्डियक डेथ भी की थी। तो बहरहाल ये है कि आइजनमेंगर अगर किसी को होगा, वो अगर आपके पास आ जाती हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए, तो आप उसको स्ट्रिक्टली उसको मना कर दें, उसको कंट्रासेप्शन एडवाइस करें। अगर वो एक्सपेक्ट करके आ जाती है और इस तरह की सिचुएशन होगी, तो फिर उसमें आप सिजेरियन सेक्शन उसमें कर देंगे। और बहुत ज़्यादा अगर हार्ट फेलियर होगा तो भी आपने वेजाइनल डिलीवरी नहीं करनी, क्योंकि आप उस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, आपने जो भी करना है वो उसको रैपिडली करना है। मोर ओवर ये है कि सिजेरियन सेक्शन में आप चूँकि अगर जनरल एनेस्थीसिया में करवा रहे हैं, पेशेंट को इंटुबेट करवा सकते हैं, वेंटिलेशन करवा सकते हैं, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम मार्जिन है कि आप उसके जो लेफ्ट हार्ट के डायनामिक्स हैं या वॉल्यूम ओवरलोड वगैरह की सिचुएशन को ज़रा ज़्यादा एमिकेबली डील कर सकते हैं। वेजाइनल डिलीवरी में चूँकि पेशेंट अवेक होगी, एक्सर्ट करेगी, पल्मोनी एडीमा और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा है। Chest radiograph with shielding of the fetus may be considered if further methods are not successful. शील्डिंग आपने देखी है वो किस तरह की जाती है, पता है को आपको? शील्ड जो डालते हैं वो क्या करते हैं, लेड शील्ड जो है ना, हम एब्डोमेन को कवर कर देते हैं, तो उसमें होता ये है कि जिस तरफ से जो भी जो फ्लोरोस्कोप होता है या जो भी मशीन होती है एक्सरे की, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट पे उसकी प्रोजेक्शन ट्रांसमिट हो रही होती है और दूसरे पार्ट से उसकी 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 पिक्चर, उसकी जो रेज हैं वो निकल रही होती हैं एक्सरेज की, यानी कि एक सोर्स है और एक उसकी प्रोजेक्शन है। जैसे ये एक मल्टीमीडिया है, वो उसका सोर्स है और ये इसकी प्रोजेक्शन है। तो आपने शील्ड जो है ना उस पर लगानी है, इस पर नहीं लगानी। मकसद कहने का ये है कि अगर आपका एक्सरे जो वो उसने बैक पर रखा हुआ है, पोस्टरो एंटीरियर व्यू जब ले रहे होते हैं तो एक्सरे पीछे से आ रहे होते हैं आगे तरफ, और आगे हमारी वो होती है जो एक्सरे की जो कैसेट होती है जिसको ये जिस पे एक्सरे ले रहे होते हैं, तो आगे नहीं रखना उसको, वो पीछे की तरफ रखना है उसको, ताकि उस तरफ से जो है ना, पीछे ऑब्वियसली चेस्ट पर नहीं रखेंगे, यानी चूंकि एब्डोमेन कवर कर रहे हैं ना, तो हमने एब्डोमेन पीछे बैक और उस पे अगर डबल आप उसको कर दें तो वो और ज्यादा बेहतर है। फ्रंट से भी कवर करते हैं, बैक से भी कवर करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा है, वो एक एक्सरे वो ले रहा था पेशेंट का, तो उसने उसको जो है ना वो फ्रंट पे उसको रखा हुआ था, लेड उसका रखा हुआ था, और एक्सरे उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो वो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लोग मिस कर जाते हैं। बाकी है कि कार्डिक कैथेटराइजेशन में भी कंसीडर्ड विद वेरी स्ट्रिक्ट इंडिकेशंस एंड शील्डिंग ऑफ द फीटस। कार्डिक कैथेटराइजेशन से मुराद ये है कि आपने उसकी राइट हार्ट लेफ्ट हार्ट कार्डिक कैथेटराइजेशन करनी है एंजियोग्राफी में जाकर, अगेन वो उसको शील्ड करके वो करेंगे। सीटी एंड ईपी स्टडीज, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज में भी कंसीडर्ड इन सिलेक्टेड पेशेंट्स फॉर वाइटल इंडिकेशंस। अगर कोई पेशेंट को मैलिग्नेंट एरिथमियाज हो रहे हैं, बार बार एरिथमियाज हो रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो कि सही नहीं हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारी एक पेशेंट यहाँ पर आई थी, उसको दिन में 2 दफा एसवीटी चल पड़ता था, वो 2 दफा बेचारी यहाँ पर आती थी, पता नहीं आप लोगों को शायद याद है। वो उसने काफ़ी हमें पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उसने बार बार बेचारी के हॉस्पिटल विजिट्स होते रहे। मैंने इसीलिए उसको फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के लिए भेजा, लेकिन समहाउ दे डिक्लाइंड, और उसमें फिर ये है कि हम उसको मेडिकली मैनेज करते रहे।
तो ये तो था एक बिनाइन एरिथमिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है एसवीटी, वो एक बिनाइन एरिथमिया होता है। लेकिन ये कि अगर किसी को मैलिग्नेंट एरिथमियाज हो रहे हैं और उसमें फिर करना जरूरी है, तो ऑब्वियसली उसको भी फिर प्रॉपर उसको लेड और उसके साथ कोरोनरी बाईपास सर्जरी और वेल्वुलर सर्जरी में बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी when conservative and medical therapy has failed, and in that situation and in situations that threaten the mother's life or that are not amenable to precaution treatment। यानी कि ये है कि ये एब्सोल्यूट नो नहीं है इन प्रोसीजर्स को। जब भी मैटरनल थ्रेट ज्यादा होगा तो आपने मदर को सेव करने के लिए यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। आप उसके लिए उसकी ओपन हार्ट सर्जरी करानी है, पीसीआई करवानी है। मुझे याद है कि कोई तकरीबन 1-1.5 साल पहले एक पेशेंट हमारे पास आई थी। शी वाज यंग लेडी, 26-27 की थी। शी प्रेजेंटेड विद स्टेमी इंटीरियर वॉल, उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुई थी। तो ये याद रखना है कि जब भी कोई प्रेगनेंसी के दौरान कोई पेशेंट आपके पास आती है जो ST एलिवेशन MI के साथ आती है, ST एलिवेशन MI इज ए कार्डियक इमरजेंसी। उसमें जो जो हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखते हैं, तो इट्स ए कार्डियक इमरजेंसी। उसमें आपने जो आपकी पहली चॉइस है दैट शुड बी प्राइमरी PCI। प्राइमरी PCI का मतलब ये है कि आपने उसकी इमरजेंसी एंजियोग्राफी करा के फ्लो रिस्टोर करवाना है, स्टेंट के साथ, बैलून के साथ, जो भी वो करेंगे आगे वहाँ पे। तो जो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट होता है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज या TPA वगैरह देते हैं। तो अगर आपके पास सहूलत मौजूद है तो उसको प्राइमरी PCI के लिए भेजें, स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्योंकि वो फीटल हेमरेजेस और प्लेसेंटल हेमरेजेस उससे फिर ज़्यादा होते हैं थ्रोम्बोलिटिक से, इसलिए उसको प्राइमरी PCI की तरफ भेजें। जाहिर है वो तो ऑपरेटर फिर जो भी करेगा उसने मैटरनल जो भी उसको या फीटल रिस्क कम करने के लिए जो भी मेजरमेंट्स करेगा, लेकिन ये कि आपकी तरफ से जो है ना उसको एक मैसेज जाना चाहिए कि ये होगा सब। अच्छा, प्रोफिलैक्टिक थेरेपी इज नॉट इंडिकेटेड। अच्छा, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड जो है ना, तो उसमें ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं स्किप कर गया था, लेकिन इसको मेरा ख्याल है कि डिस्कस करने की जरूरत है। प्रेगनेंसी एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो यूजुअली 2 तरह के होते हैं। उसमें एसेंशियल या प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स आते हैं, और कुछ वो होते हैं जो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स आते हैं। तो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो मैंने बताया कि उसमें को कार्डियक डिजीजेज हैं, लंग से रिलेटेड डिजीजेज हैं। कार्डियक में अगेन वही बात है कि जो माइट्रल सिनोसिस है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स हैं, जो कुछ कंजेनिटल एक्वायर्ड, और दोनों मिलीजुली आ जाती हैं उसमें, कार्डियक हैं। और उसके बाद रेस्पिरेटरी हैं, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है किसी को, या कोई COPD है, या कोई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये तो है सेकेंडरी। यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम बनते हैं वो पेशेंट जो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के आते हैं। उसमें हमें कोई डायग्नोसिस नहीं मिलती कि ये इसको है क्यों पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बस ये पता होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। उसमें फिर ये है कि उसमें ये रिकमेंडेशन उसमें बताई है उसने कि राइट हार्ट कैथेटराइजेशन इज रिकमेंडेड टू कंफर्म द डायग्नोसिस। दिस कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट विद वेरी स्ट्रिक्ट इंडिकेशन। राइट हार्ट कैथेटराइजेशन का मतलब है कि राइट हार्ट की एंजियोग्राफिक कैथेटराइजेशन जो कैथ लैब में की जाती है। ट्रीटमेंट डोज लो मॉलिक्यूलर वेट heparin is recommended in pregnant patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension। इसको CTEPH कहते हैं। तो CTEPH का मतलब ये है कि वो पेशेंट जिनको लॉन्ग टर्म, जिनको रिकरेंट DVTs होती हैं, छोटे छोटे क्लॉट्स बनते हैं, और वो मेजर पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप उसमें नहीं मिलता आपको, लेकिन छोटे छोटे माइक्रो एम्बोलाई जाते रहते हैं, उसको कहते हैं CTEPH। वो फिर अल्टीमेटली पल्मोनरी हाइपरटेंशन कर देते हैं। तो उसमें फिर आपने उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पर रखना है। फॉर एग्जाम्पल किस पे, किस पे? क्लेक्सिन पे। क्लेक्सिन में क्या दवाई होती है? इनॉक्सापेरिन पे रखना है। If a pulmonary hypertension patient conceives on targeted pulmonary hypertension therapies, consideration should be given to withdrawing embryotoxic drugs taking into account। अच्छा, उसमें ये है कि ये वही बात है कि ऑब्वियसली अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन उसको चल रही है और उसमें कंसीव उसने कर लिया हुआ है, तो उसकी एटलीस्ट वो ड्रग्स विदड्रॉ कर लें जो कि फीटल या एम्ब्रियो टॉक्सिक होंगी, और कोशिश करें कि ऐसी दवाइयों पे स्विच कर लें जो कि लेस फीटल टॉक्सिक हो। इन ट्रीटमेंट नाइफ प्रेग्नेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन पेशेंट्स इनिशिएटिंग ट्रीटमेंट शुड बी कंसीडर्ड। ट्रीटमेंट नाइफ का मतलब है कि वो पेशेंट्स जिनको अभी तक कोई ट्रीटमेंट ही नहीं शुरू हुआ और वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ आई हैं आपके पास और प्रेगनेंसी भी हो गई भी है, तो आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करा दें। ऑब्वियसली वो आपने नहीं करना, आप जो भी उसका जो कंसर्न रेफरल होगा वहां पर। अच्छा जी, और अगर वो
प्रेगनेंसी इज नॉट रिकमेंडेड इन पेशेंट्स विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी कि ये वही बात है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एडवांस पल्मोनरी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं विद इंट्राकार्डिक शंट्स या आइजनमेंगर वगैरह डेवलप हो गए, उनमें आपने प्रेगनेंसी से उसको एडवाइस करना है कि वो ना करे। अच्छा, अब ये कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज हैं, उसमें इतनी लंबी डिटेल्स में तो मेरा ख्याल है कि जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये जो फोंटान प्रोसीजर है या पेशेंट विद फोंटान सर्कुलेशन सैचुरेशन लेस देन 85 या डिप्रेस वेंट्रिकुलर फंक्शन है, मॉडरेट टू सीवियर एवी रिगर्जिटेशन है, रिफ्रैक्टरी एरिथमियाज हैं, इनमें आपने प्रेगनेंसी से उसको मना कर देना है, आपने उसको कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करनी है। तो पेशेंट्स विद सिस्टेमिक राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, आपने इसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत, जो क्रक्स है उसका वो यही है कि अगर कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज है, कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज है या कंजेनिटल एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज का मतलब कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज एक तो आपने बताई मुझे फेलोस्टेटोलॉजी, कुछ और होती हैं जैसे ट्राइकस्पिड एट्रीजिया है या टीएपीवीसी है, टोटल एनोमलस, ये कंजेनिटल डिजीजेज हैं जो तो इनके साथ आपके पास आ जाती हैं, तो आपने उनको प्रेगनेंसी एडवाइस नहीं करनी, आपने उसको रिकमेंड करना है कि कंसीव ना करें। कुछ हैं जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज हैं, जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, पीडीए है, ये एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेज हैं, इनमें साइनोसिस नहीं होती, लेकिन अगर ये उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि वो शंट रिवर्स हो गई है, उसको क्या कहेंगे, आइजनमेंगर डेवलप हो गया है, तो भी आपने उसको अगेंस्ट उसको एडवाइस करना है कि आप कंसीव ना करें। तो ये उसने यही बताया। एंटीकोगुलेशन ट्रीटमेंट शुड बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन फोंटान पेशेंट्स और सिम्टोमेटिक पेशेंट विद एब्स्टाइन्स एनोमली विद सैचुरेशन लेस देन 85 हार्ट फेलियर शुड बी एडवाइज अगेंस्ट प्रेगनेंसी। एब्स्टाइन भी एक कंजेनिटल एनोमली है जिसमें ट्राइकस्पिड वाल्व थोड़ा सा नीचे जाकर लगा हुआ होता है, तो उसमें फिर ये है कि वो भी उनको भी आपने अगेंस्ट प्रेगनेंसी एडवाइस करना है। ये आखिरी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, इन पेशेंट्स विद फोंटान सर्कुलेशन सैचुरेशन लेस देन 85, डिप्रेस वेंट्रिकुलर फंक्शन यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन उसका कम है, मॉडरेट टू सीवियर एवी रिगर्जिटेशन, रिफ्रैक्टरी एरिथमियाज हैं, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, प्रेगनेंसी इज नॉट रिकमेंडेड, उनमें आपने उनको अगेंस्ट प्रेगनेंसी एडवाइस करना है। इसमें ज्यादातर हमारे पास ये 3 पेशेंट्स आते हैं इस कैटेगरी के, मार्फान आते हैं, बाइकस्पिड एओर्टिक और टर्नर वाले जो पेशेंट्स आते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं। बेसिकली इन लोगों में कनेक्टिव टिश्यूज का मसला और होता है, जिसकी वजह से एओर्टा की वॉल्स, जो एओर्टा की जो उसकी जो हैं लेयर्स, उनमें उनकी मैकेनिक्स चेंज हो चुकी हुई होती हैं, समहाउ दे गेट वीकेंड, और उनमें फिर रिस्क होता है डायलिटेशन का या रप्चर का। तो इसके लिए खास तौर पर उन्होंने ये बताया कि मार्फान सिंड्रोम वालों में, और उसमें आपने खास तौर पर ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, एडवाइज नॉट टू बिकम प्रेग्नेंट। मार्फान अगर होगा, सेंडिंग एओर्टा मोर देन 45 मिलीमीटर का होगा या फिर 40 मिलीमीटर से भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री हो एओर्टिक डायसेक्शन की, सडन डेथ की, तो आप उसको प्रेग्नेंट ना, उसको कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करें। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के जो पेशेंट हैं उनमें अगर सेंडिंग एओर्टा मोर देन 50 मिलीमीटर का होगा, हमने इसको इसी तरह याद रखा था कि 40, 45, 50, यानी कि तीनों में ही 40 से ऊपर जाएगा तो आपने अलार्मिंग शुरू हो जानी चाहिए, आपके जहन में कहीं से घूमता फिरता आएगा कि एओर्टा इसका 40 से बड़ा है, तो हमने फिर आपने उसमें देख लेना है कि 40 मिलीमीटर से बड़ा है एओर्टा, इसकी फैमिली हिस्ट्री है सडन डेथ की या इसकी एओर्टिक डायसेक्शन की, कभी इसकी अपनी हिस्ट्री है, तो आप उसको कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करें। अगर 45 से बड़ा है एओर्टा लेकिन फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लेकिन पेशेंट को मार्फानॉइड फीचर्स हैं, मार्फान सिंड्रोम है, सुना है कभी ना मार्फान सिंड्रोम का? वो लंबे लंबे होते हैं, बाजू लंबे लंबे होते हैं, और हाई आर्च पैलेट, और ये उसकी स्क्लेरा के मसले मसाइल होते हैं उसमें, तो हाइपर मोबिलिटी होती है जॉइंट्स की, तो उनमें 45 से ऊपर, और अगर बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होगा और उसमें असेंडिंग एओर्टा 50 से ज्यादा, तो भी आपने उसको क्यों मना क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों ना करवाएं उसको, रप्चर हो जाएगा, एओर्टिक रूट डायसेक्शन। एग्जैक्टली, एओर्टिक डायसेक्शन होएगी, उसमें एक तो ऑलरेडी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, फिर प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज ए स्टेट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज। प्रेगनेंसीज में खुद भी तो जो है ना सारे इलास्टिन वगैरह ये कम हो जाते हैं, तो उसमें फिर वो एन मुमकिन है कि मिड ऑफ प्रेगनेंसी में या लेट प्रेगनेंसी में या इवन पेरी ऑपरेटिव या पेरी डिलीवरी उसमें टाइम में जाके उसको कोई रप्चर हो जाए। एओर्टिक डायसेक्शन या एओर्टिक रप्चर का मतलब है डेथ। एओर्टा रप्चर हो गया तो आप यू कैन नॉट हैंडल इट, वो सिंपली जो है ना। और उसी तरह अच्छा अगर हो जाएगा तो फिर करेंगे क्या, काउंसलिंग तो सबकी करनी है, एओर्टिक अगर होगी तो उसमें काउंसलिंग सबकी करेंगे। इमेजिंग ऑफ द एंटायर एओर्टा इज रिकमेंडेड बिफोर प्रेगनेंसी इन पेशेंट्स।
आपको अगर सस्पेक्टेड है एओर्टिक वाल्व में एब्नॉर्मैलिटी नजर आ रही है या आप उसको एओर्टा थोड़ा सा, तो उसको पहले ही उसकी सारी इमेजिंग वगैरह करवा लें। In bicuspid aortic valve patients, imaging of the ascending aorta is recommended before pregnancy. Bicuspid aortic valves की एसोसिएशन है एओर्टिक एन्यूरिज्म के साथ, ascending aortic aneurysm का, इसलिए वो कहता है कि पहले उसको करवा लेंगे। और when a woman with known aortic dilatation, dissection or genetic predisposition for dissection becomes pregnant, strict blood pressure control is recommended. ब्लड प्रेशर उसको अगर उसका कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तो उसमें होगा कि वो ड्यू टू शेयर स्ट्रेस ऑन द एओर्टिक वॉल वो और ज्यादा डायलेट होता चला जाएगा। अगेन वही बात है कि प्रेगनेंसी में चूंकि इलास्टिन और ये उसके जो उसके मीडिया में एडवेंटिशिया में उनके इलास्टिन का कंटेंट कम हो जाता है, तो उससे फिर उसकी डायलेटेशन जो एक रूटीन में उसकी फॉर एग्जांपल 0.5 मिलीमीटर पर ईयर होनी थी, तो वो उसकी 9 महीने के अंदर ही जो है ना उसकी डायलेट होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से फिर अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होंगे तो फिर वो 2 फोल्ड हो जाएगा काम। तो आपने उसको ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल करना है। और ब्लड प्रेशर किस चीज से कंट्रोल करेंगे? ब्लड प्रेशर कुछ ऐसी दवा से कंट्रोल करेंगे जो इस शेयर स्ट्रेस को कम करे एओर्टा की वॉल पे। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है डीपी ओवर डीटी, वो थोड़ी सी मतलब कि वो, लेकिन ऐसी दवाइयां यूज करेंगे जो डीपी और डीटी को कम करें। ऐसी दवाइयां कौन सी हैं? बीटा ब्लॉकर्स हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स जो है वो उसका कार्डियक आउटपुट को कम करेंगे, उसके जो एओर्टा की वॉल पे स्ट्रेस है उसको कम करेंगे। तो कौन सी बीटा ब्लॉकर ज्यादा हम देते हैं? लिबिटोलॉल ज्यादा देते हैं। 40 से कम होता है। एओर्टिक रूट जो है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल एडल्ट में हम वैसे 39 पे कट ऑफ रखते हैं, 39 से कम होता है। अच्छा, और बात उसमें फिर यह है कि रिपीटेड एकोकार्डियोग्राफिक इमेजिंग एवरी 4 to 12 वीक्स डिपेंडिंग ऑन डायग्नोसिस एंड सेवेरिटी ऑफ डायलिटेशन, और उसके बाद उसको रिपीटेडली आप उसकी इमेजिंग करते रहें। एमआरआई भी करवा सकते हैं अगर आपको कोई उस पर कंफर्म नहीं हो रहा तो। उसके बाद ये है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू डिलीवर ऑल वुमेन विद एओर्टिक डायलिटेशन और हिस्ट्री ऑफ एओर्टिक डिसेक्शन इन एन एक्सपीरियंस सेंटर, जो कि मिसाल के तौर पे हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है। इन पेशेंट्स विद ascending aorta less than 40 मिलीमीटर vaginal delivery is recommended। ये पहले हम बता चुके हैं कि 40 मिलीमीटर से ज्यादा 45, ये कौन कौन सी कंडीशन में है जिसमें आपने सिजेरियन करवाना है। 40 मिलीमीटर से कम चुके एक नॉर्मल एओर्टा की रेंज में आ रहा है, इसलिए आप उसको एसवीडी हो लेने दें, उसमें कोई मसला नहीं है। In patients with ascending aorta more than 45, cesarean delivery. In patients with history of aortic dissection, cesarean delivery. Prophylactic surgery should be considered during pregnancy if the aorta diameter is more than 45 और रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अगर वो इंक्रीज भी हो रहा है तो फिर आप उसको प्रोफिलैक्टिक उसकी सर्जरी शुड बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोफिलैक्टिक सर्जरी का क्या मतलब है? किस चीज की प्रोफिलैक्टिक सर्जरी? एओर्टा की। अगर रैपिडली हो रहा है तो उसकी फिर रूट रिप्लेस करवा दें। वो एक बड़ी सर्जरी होती है, ऑब्वियसली उसके अपने हैजर्ड ज्यादा होते हैं, लेकिन जाहिर है आप उसको इस तरह तो नहीं छोड़ सकते। यू कैन नॉट लेट इट गो लाइक कि आप कहें कि अच्छा जी देखते हैं फिर अल्लाह के वाले जो जिस तरह चलता रहेगा। अगर है और उसमें तो फिर आप उसमें। और व्हेन द फीटस इज वायबल डिलीवर किसमें? देखिए बहुत सारी इंडिकेशंस ऐसी हैं। अगर तो वो जाहिर आपने जो काउंसलिंग करनी है ये उसमें शामिल है। आपने मैटरनल रिस्क फैमिली को और उसके हस्बैंड को और उसको सबको बताना है। अगर तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसको टर्मिनेट करवा दें। ये एक मतलब है कि इंटर डिपार्टमेंटल कंसेंसस डेवलप होगा विद शेयर डिसीजन विद द फैमिली, और अगर होगा तो उसको टर्मिनेट करवा दें। उसमें मतलब आपने मैटरनल रिस्क जो है ना उसको सामने रखना है। ये फीटल का यहाँ पर भी मामला नहीं है, ये सारा मैटरनल का चल रहा है। When the fetus is viable, delivery before necessary surgery should be considered। अगर मतलब आप समझते हैं कि फीटस वायबल है और फीटस कैन कोप आफ्टर डिलीवरी, तो उसमें फिर ये है कि पहले फिर फीटस को डिलीवर करवा दें। और डिलीवरी का मोड क्या रखेंगे? सिजेरियन रखेंगे उसमें। In patients with an aorta 40 to 45 minute vaginal delivery with epidural anesthesia and an expedited second stage should be considered। ये एक 2A इंडिकेशन है, लेकिन क्लास 1 इंडिकेशन जो है ना उसमें अगेन वही रहेगी कि आप उसको सिजेरियन करवाएं। 2 इंडिकेशन का है भाई एनेस्थीसिया वाले कहते हैं जी हमने नहीं कराना, तो वो मदर कहती है या फैमिलीज कहती हैं कि हमने नहीं कराना, तो आप फिर उसमें ऑल्टरनेट ये कर सकते हैं। हम एओर्टिक डिजीजेस आज पढ़ लेते हैं, बाकी फिर बाद में उसको देखेंगे। स्पेसिफिक कंडीशंस उसमें जो है ना वो ये एलर्ट एंड लॉस तो पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा कभी आज तक मरीज। बीटा ब्लॉकर थेरेपी थ्रू आउट प्रेगनेंसी शुड बी कंसीडर्ड इन वुमेन विद मार्फेनॉइड एंड हेरिटेबल थोरेसिक एओर्टिक। मैंने आपको बताया कि क्यों दे रहे हैं, उसका रैशनल भी बता दिया ताकि एओर्टा की शेप वॉल पे स्ट्रेस कम से कम हो, और बीटा ब्लॉकर उसमें आप दे सकते हैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी इज नॉट रिकमेंडेड इन पेशेंट विद सीवियर डायलेटेशन ऑफ द एओर्टा
जिसमें वो पहले जो बता चुका है वही उसी को रिपीट कर रहा है कि मार्फन सिंड्रोम 45 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, बाइकस्पेड एओर्टिक वाल्व में एओर्टिक डायमीटर 50 से ज़्यादा हो, और टनर सिंड्रोम, आप इसको रटा लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा, पता नहीं, वरना प्रेगनेंसी, वरना ये कि मतलब हमारे ऊपर छोड़ दें कार्डियोलॉजिस्ट की तो। अच्छा, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, मैं ये चाह रहा था कि इसको डिवाइड करें। अब ये एओर्टिक और ये तो हमने आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दिया कंजेनिटल का। एंटीकोगुलेशन के जो इश्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रात वाला पेशेंट फॉर एग्जांपल, जो जिसका भी हमने मायोमेक्टमी करवानी है, अब वो एंटीकोगुलेशन पर है, वो हमारे लिए भी दर्द सर बना हुआ है, फैमिलीज के लिए भी बना हुआ है, आप लोगों के लिए भी बना हुआ है। तो एंड वो एक मतलब है कि ये मिलते जुलते ओवरलैप इश्यूज हैं। एंटीकोगुलेशन प्रेगनेंसी में प्रोस्थेटिक वाल्व्स में चल रही होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीजों को बहुत सारी इंडिकेशन होती हैं जिसके लिए एंटीकोगुलेट कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको थोड़ा सा टाइम देकर इसको डिस्कस करें। तो आज कर लें कि फिर अगली दफा करें? आप एक काम करें ना, आप लोग ये जो ये इसमें पड़ी हुई है, ये वकास कर देता है, वकास उसी ग्रुप पे डाल देगा। ये 2 स्लाइड्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। ये आपने टेलीग्राम पे भी डाल दें। ये आपने याद नहीं करनी, ये सिर्फ पढ़नी है, क्योंकि अगर आप खुद इसको करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये आपने, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, मतलब कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों क्लेक्सेन उस वक्त बंद कर जाते हैं, आगे हेपरिन क्यों शुरू कर जाते हैं, पीछे मतलब इनके बैक ऑफ माइंड में क्या है, ये रैशनल पता होना चाहिए आपको। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, आप लोग भी इसको पढ़ें। हम अगर देख लेते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को या जो भी होगा, तो उसमें आप लोगों को जो चीज समझ नहीं आएगी वो नेक्स्ट वेडनेसडे को कर लें, आते जाते फिर किसी वक्त मेरे से कुछ इसमें डिस्कस करना हो। लेकिन ये 2 स्लाइड जो है ना, ये जो फिगर 2 और फिगर 3 है, इसको अच्छी तरह इसको बैठ कर पढ़ें, कॉन्सेप्ट बना के। ये मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटीकोगुलेशन चल रही है, हमने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे कब स्विच करना है, या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे नहीं करना, उसको कन्वेंशनल हेपरिन पे करना है तो क्यों करना है, और वो अगर उस पर कर दिया है तो फिर कितनी देर पहले बंद करना है, प्रोसीजर के कितनी देर बाद दोबारा स्टार्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट है ना जी, ये छोटे छोटे हमारे डेली लाइफ के मसले मसाइल चल रहे होते हैं। तो कंसल्टेंट तो कर ही रहे हैं, जाहिर है जैसे भी है, लेकिन जाहिर है आप लोग भी, मकसद है कि ये सारा आप लोगों ने भी आगे यही काम करना है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि इसके हो क्या रहा होता है। एक टॉपिक ये है एंटीकोगुलेशन वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो PIH है, या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, और तीसरा कार्डियोमायोपैथीज हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि हम इसको, इन तीनों को फिर नेक्स्ट उसमें कवर कर लेते हैं। उन तीनों की स्लाइड्स इसमें हैं, आप उसमें पढ़ें, कार्डियोमायोपैथीज वाला भी, हाइपरटेंशन वाला भी, और इसको भी। फिर इसको हम अगली दफा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कोई चीज़ आपको इस दौरान में हो तो आते जाते किसी वक्त मेरे से पूछ लें। अभी तक जो पढ़ा है इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ना समझ आई हो? वैसे तो आपको माशाल्लाह सारी चीज़ें आती हैं। चलो, नहीं कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट है। चलिए, सर का लेक्चर शुरू होने वाला होगा। वो मैं दे दूं। आज 46 लोग बैठे हैं। 46 लोग हैं सर, इतने सारे लोग हैं। मुझे बताया नहीं, मैं टाइलर आ जाता हूँ। मीटिंग की आपने? नहीं, मैंने नहीं की, वो कर देंगे। ऑफ करें, एंड कर देंगे।